नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आज हम बात कर रहे हैं हमारे दूसरे पार्ट की। कक्षा 10 का दूसरा पार्ट हम लोग आरंभ कर रहे हैं। आज क्या है? अम्ल, क्षार एवं उसके लवण। बाबू एक बात ध्यान जरूर रखना, ये चैप्टर पढ़ने से पहले, इससे पहले जो चैप्टर है उसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे ना आप तो ये चैप्टर थोड़ा सा दिमाग से निकलेगा और मैं नहीं चाहता कि चीजें कोई निकल जाए, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम है। अगर आप यहाँ पर इतनी अधिक तरीका से मजबूती से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में उतना ही अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसको जरूर ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बाबू हम बात कर रहे हैं अम्ल, क्षार एवं उसके लवण। बाबू उससे पहले हम बात करते थे अम्ल। अम्ल क्या है? और अम्ल को समझने से पहले ये समझ लो कि ये अम्ल शब्द आया कहां से। तो बाबू ये अम्ल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा या खट्टे पदार्थ, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं अम्ल। अब बाबू इसके नाम में ही इसकी परिभाषा भी छुपी हुई है। ये वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं कहलाते हैं हमारे अम्ल। जिसकी परिभाषा लिखी है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर क्या होता है बाबू? ये लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है। इसी में ही हम पढ़ेंगे सूचकों के बारे में, तो थोड़ा सा शब्द रखिए। लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला लिटमस पेपर होगा तो लाल कर देगा। क्या करिए आप, एक कोई चीज लीजिए, उसके अंदर अगर एसिड डाल लीजिए। अब एसिड कई प्रकार का कोई भी खट्टा पदार्थ ले लीजिए, लाइक नींबू ले लीजिए आप, नींबू। और नींबू में अगर आप लिटमस पेपर डालेंगे, अगर क्या करेंगे आप लिटमस पेपर डालेंगे, मान लीजिए आपने नीला लिटमस पेपर डाल दिया इसके अंदर, नीला लिटमस पेपर लिया इसके अंदर डाल दिया, और जैसे ही आप नीला लिटमस पेपर डालेंगे इसके अंदर तो आप देखेंगे ये नीला लिटमस पेपर जितना एसिड के अंदर डूबा है वो तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और बाकी का नीला रहेगा। तो आप समझ पाए, इसने इंडिकेट कर दिया कि ये क्या है? ये एसिड है। अब मान लीजिए बहुत अधिक मात्रा में जो बहुत तीव्र एसिड है, अब उसको चेक करना है, हम हाथ डाल के तो देखेंगे नहीं, ओ मैया जल गए, ऐसा तो करेंगे नहीं, सिंपल बात है। तो उसको हम किसी न किसी से पहचानेंगे। तो उनको, अम्लों को या क्षारों को पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार के सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, उनका यूज करते हैं। उन्हीं में से एक इंडिकेटर यानी सूचक है लिटमस पेपर। आई होप क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अम्लों के प्रकार। तो अम्लों के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रबल अम्ल। देखिए, प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जो अधिक मात्रा में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, बहुत अधिक एसिडिक होते हैं, जैसे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हमारे पेट में भी होता है, स्टमक में भी होता है। आपको पता है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है। और बैटरियों में भी हम यूज करते हैं, वो भी एसिड होता है। वो क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत अधिक तीव्र होते हैं, ठीक है ना। वो कहलाते हैं हमारे क्या? प्रबल अम्ल। अच्छा, अब बात करते हैं कौन से अम्ल की? दूसरे अम्ल है दुर्बल अम्ल। वे अम्ल, देखो दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल इनको हम यूज करते हैं, जैसे नींबू के अंदर भी क्या दुर्बल अम्ल होता है। और मान लीजिए कि हम लोग जो और भी छिड़का का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये कैसा होता है? ये खाने योग्य है, हम लोग आराम से यूज भी कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम यूज भी करते हैं। वो अम्ल कहलाते हैं कैसे? एसिटिक, यानी हम कह सकते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी है इसकी, सांद्र अम्ल। बाबू सांद्र अम्ल कौन से अम्ल है? सांद्र अम्ल वो अम्ल होते हैं जिनके अंदर, मान लीजिए एक एग्जांपल समझाते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि ये एक जार है, इस जार के अंदर आप मान लीजिए 80% एसिड मिला दीजिए और इसके अंदर 20% वाटर H2O मिला दीजिए। तो इसके द्वारा जो मिश्रण प्राप्त होगा हमें वो भी एसिडिक होगा, लेकिन कौन सा एसिड होगा? वो एसिड होगा आपका सांद्र अम्ल। सिंपल भाषा में वे ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है वो अम्ल कहलाते हैं हमारे कौन से? सांद्र अम्ल। सिंपल बात है। और इसी का बिल्कुल अपोजिट क्या? वो कहलाता है तनु अम्ल। देखिए तनु अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम सिंपल सा
20% एसिड मिला दो और 80% क्या मिला दो आप, 80% वाटर मिला दो आप, H2O। तो आपको जो मिश्रण प्राप्त होगा, इसके बाद जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा, जो मिश्रण प्राप्त होगा वो होगा कौन सा, तनु अम्ल। क्या मिलेगा हमें, तनु अम्ल मिलेगा, तनु अम्ल मिलेगा। तो इसको कहेंगे हम तनु अम्ल। आई होप क्लियर है। अम्लों को बिल्कुल आसानी से पहचानेंगे, आगे भी समझेंगे, लेकिन इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्षारक क्या होते हैं। तो अम्ल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं पर भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है क्या, यह है अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, मैं कह देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जलीय विलयन में अम्ल, ये जलीय विलयन में कौन सा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्षार या क्षारकों के बारे में। क्षारक क्या है, लिखते हैं क्षारक। क्षारक बाबू, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बेस क्या है, बात करते हैं क्षारक यानी बेस की। देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा कसेले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमने कहा था अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन क्षारक स्वाद में कड़वे तथा कसेले होते हैं। और जो उल्टा करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एक एग्जांपल साथ समझते हैं कि मान लीजिए एक जार है, ठीक है ना। इस जार के अंदर क्या है, एक बिलियन है। कोई भी बिलियन ले लो, इसके अंदर एक बिलियन है। अब हमें पता नहीं है क्या एसिटिक है या ये बेसिक है, इसके अंदर क्षारक है या फिर कोई अम्ल है। कैसे पता करेंगे, हम एक दो स्टेप ले लेते हैं, दो छोटे छोटे ऐसे पत्ते ले लिए लिटमस के, ठीक है ना। एक लिटमस का जो है वो बिल्कुल लाल है, एक लाल है। दूसरा ले लेते हैं जो कैसा है, जो बिल्कुल नीला है। जो कैसा है, जो बिल्कुल नीला है। अगर हम इन दोनों को इस बिलियन में मिलाते हैं या बिलियन में डालते हैं, तो आपको प्राप्त क्या होगा, समझिए। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, मैंने जाल लिया और जाल के अंदर एक बिलियन डाल दिया। अब हमें यह पता नहीं है कि ये अम्ल है, ये क्षार है। अब बाबू कैसे पता करेंगे, दो हमारे पास लिटमस पेपर के, किसके, लिटमस पेपर है, जो एक लाल है और एक कैसा है, नीला है। और हम इसे बारी बारी से इसके अंदर डुबो रहे हैं। देखिए, जैसे ही हमने नीला पेपर इसके अंदर डुबोया तो इस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, नीले का नीला रहा, ठीक है, नो चेंज। लेकिन अगर जैसे ही हमने ये लाल लिटमस पेपर इस बिलियन में डुबोया, जैसी बिलियन में डुबोया तो क्या हुआ, ये हमारा आधा लिटमस पेपर हो गया नीला। कैसा हो गया, ये हो गया नीला। तो आप ये बताइए ये कौन सा बिलियन है, आप आराम समझ सकते हैं। 2 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए कौन सा बिलियन है। तो ये बिलियन आपको पता चल गया होगा, ये बिलियन है आपका क्षारीय बिलियन। कैसा बिलियन है, क्षारक है, इसके अंदर क्षारक, ठीक है ना। ये कौन सा बिलियन है, क्षारक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसलिए हम कहेंगे इसे, ये क्या है, क्षारक है। और क्षारकों की हमने अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा कसेले होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। और लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बाबू, नीला कर देते हैं। सिंपल बात, ठीक है। अब क्षारकों के भी प्रकार होते हैं। क्षारकों कितने प्रकार होते हैं, देखिए क्षारकों के भी प्रकार होते हैं। प्रबल क्षारक,
दुर्बल क्षारक, सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। लिखते हैं एक बारी। प्रबल क्षारक जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया कि ये क्षारक जो हैं ये जलीय विलयन के साथ OH निगेटिव आयन देते हैं या ऋणायन देते हैं। जैसे कह सकते हैं ये क्या देंगे, ये जलीय विलयन के साथ OH निगेटिव देते हैं। क्या देते हैं? OH निगेटिव देते हैं। जरूर ध्यान रखना, क्या क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन के साथ क्या देते हैं? OH निगेटिव देते हैं। इसे हाइड्रोक्साइड भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहां पे लगा है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पहला क्या है प्रबल क्षारक? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षारक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये कैसे हैं? प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं? देखिए दुर्बल क्षारकों का ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। सिंपल बात है। ये सभी क्या है? क्षारक के रूप हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्षार। क्या? क्षार। अच्छा, क्षार क्या है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्षार क्या है। बाबू, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षार। मैंने क्या बोला? वे पदार्थ, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो कहलाते हैं क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। तो देखा, क्या जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहो तो हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्षारक जल में घुलनशील हैं, इसलिए इन्हें हम क्षार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लवण। लवण क्या है बाबू? ये बहुत ही इजी है, सबसे इजी यही है। क्या करो आप, एक एग्जांपल के साथ समझिए। क्या करें आप, एक जार में क्या कीजिए, एक जार में आप एसिड ले लीजिए। मान लीजिए छिड़का ले लिया या नींबू का रस ले लो आप, ठीक है। क्या ले लिया? नींबू का रस। नींबू का रस ले लिया हमने। अब इस नींबू के रस में आप जो तंबाकू में घिटने वाला, तंबाकू में चूना आता है ना, उसको मिलाइए। वो क्यों? क्योंकि वो है क्षारक। क्या है? क्षारक। नींबू का रस क्या हो गया हमारा? अम्ल हो गया बाबू, अम्ल। और इसके अंदर जो चूना मिलाया हमने, चूना, वो क्या हो गया हमारा? क्षारक हो गया, क्षारक हो गया। अब ये मिलने के बाद जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो लवण होगा। क्या होगा? लवण होगा। जो कैसा होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रलाइन, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि एक अभिक्रिया हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, क्या कहते हैं कि कभी भी अम्ल और क्षारक की जब परस्पर मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? तो हमें लवण मिलता है बाबू। क्या मिलता है? लवण। तो ध्यान रखना, कोई पूछे लवण क्या है? लवण अम्ल तथा क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद हमें मिलता है उसको कहते हैं हम लवण। आई होप क्लियर है इतनी चीज। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूचक। सूचक अभी हमने पढ़ा एक सूचक के बारे में। किसके बारे में? लिटमस पेपर के बारे में। उसी की कैटेगरी में बहुत सारे सूचक हैं, उनको हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले एक बात समझिए कि सूचक क्या है। सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी भी अम्ल तथा क्षारक की सूचना हमें प्रदान करते हैं या सूचना हमें देते हैं, वो कहलाते हैं सूचक, ठीक है ना। कभी भी कहीं पे भी अगर हमें अम्ल या क्षारक हमें प्राप्त या देखना है, उसकी सूचना प्राप्त करनी है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूचकों की। अब सूचक कई प्रकार के हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं कि सूचक क्या होते हैं। देखिए तो क्या लिखा हमने? लिखा कि सूचक किसी दिए गए विलयन में
अम्ल अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, किसी विलयन में किसकी अम्ल प्रेजेंट है या क्षारक प्रेजेंट है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, सूचक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे, या तो वो अपनी गंध को चेंज कर देंगे, गंध को चेंज कर देंगे, या तो वो अपनी रंग को चेंज कर देंगे, किसको, रंग को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे करके हमें इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं कि ये विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अगर क्लियर है तो अच्छा, एक बात समझिए, ये सूचक भी होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सूचक। इसे एक बार मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार नोट चाहो तो नोट कर लो बाबू। सूचक के प्रकार, अगर हम पहले हेड पर डालते हैं सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार पढ़ते देखिए बाबू, सूचक के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, और दूसरा जो आपका जो दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम सूचक। क्या है, कृत्रिम सूचक, डालते हैं सूचक। और जो तीसरा प्रकार है वो है आपका गंधीय सूचक। देखिए पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों के बारे में। देखिए प्राकृतिक सूचक कौन से सूचक हैं, वे सूचक, वे इंडिकेटर जो हमें प्रकृति से बने बनाए मिल जाते हैं, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कहलाते हैं आपके क्या, प्राकृतिक सूचक। जैसे जैसे हमारा हल्दी, हल्दी हुआ हमारा, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया हल्दी, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। अच्छा, आप लोग ये मत कहने लगना सर जी हमने लाल पत्ता गोभी देखी नहीं, हमने तो हरी देखी। बाबू आप जाओगे तो लाल नहीं, पर्पल कलर की गोभी होती है, उसे वो भी एक प्रकार की प्राकृतिक सूचक है। ठीक है ना। अब देखिए हल्दी कैसे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी जैसे भाई दूज का मौका आता है ना, तो बहनें भाइयों का क्या करती हैं, टीका करती हैं। और आजकल की बहनें ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। अब मान लीजिए उन्होंने हल्दी मिलाई, अब हल्दी को लाल करना चाहती हैं, तो क्या करेंगी कि अब हल्दी को लाल कैसे करती हैं, उसमें साबुन मिला देती हैं। ये साबुन नहीं मिलाएंगी तो चूना मिला देंगी, तो वो हल्दी का रंग ऑरेंज ही हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हल्दी है वो क्षारक के साथ मिलके अपने रंग को चेंज कर लेती है। वो भी क्या है, एक प्रकार का सूचक, क्योंकि हमें किसकी सूचना दे दी, क्षारक की सूचना दे दी, किसने, हल्दी ने। ये है हमारा प्राकृतिक सूचक। सिंपल बात ये समझो कि जो सूचक हमें प्रकृति में बने बनाए मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं, वो कहलाते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कृत्रिम सूचक। देखिए जहां कहीं भी कृत्रिम वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए यहां पर किसी इंसान का हस्तक्षेप जरूर है, किसी इंसान का हस्तक्षेप जरूर है। जैसे कृत्रिम उपग्रह, आपने ग्रह पढ़े हैं, देखिए हम लोग जहां रहते हैं पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है ना, बृहस्पति भी एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन एक वर्ड और आपको सुनने में आया होगा कि कृत्रिम उपग्रह या कृत्रिम ग्रह। देखिए जैसे उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह जैसे चंद्रमा है, सैटेलाइट्स क्या कहलाती है, उपग्रह। अब देखिए चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। उसी जैसा उपग्रह मानवों ने बनाए हैं। जैसे सैटेलाइट लगती है ना चारों तरफ, ये कैसे हैं, मानव निर्मित हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने पहले इसे दे दिया, जाओ जब कोई सिग्नल लेकर यहाँ दियो, है ना, वो नहीं है। ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, इसलिए हम कृत्रिम यूज करते हैं, मानव जहां हस्तक्षेप करता है। ठीक है ना। जैसे आता है मैथिल ऑरेंज, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, रसायनों द्वारा। ठीक है ना, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये बनाए जाते हैं, ये कहलाते हैं आपके कृत्रिम सूचक। दूसरे आते हैं आपके गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जैसे कि वे पदार्थ जो किसकी, या तो अम्ल की या तो क्षारक की सूचना अपनी गंध से दें। जैसे लौंग का तेल, जैसे लौंग का तेल, जैसे क्या है, लौंग का तेल, प्याज, क्या, लौंग का तेल, प्याज इत्यादि सब क्या हैं, ये गंधीय सूचक हैं, जो गंध से अपनी सूचना देते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है
धातु की अपक्रिया। देखिए धातु की अपक्रिया, धातु की अपक्रिया एक बार अम्ल से देखेंगे और एक बार क्षारक से देखेंगे। पहला हम देखते हैं क्षार से अपक्रिया। पहले हम देखेंगे अम्ल के साथ धातुओं की अपक्रिया। जब कभी भी कोई भी धातु अम्ल के साथ मिलकर कोई भी अपक्रिया करती है तो उसमें जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है लवण। क्या प्राप्त होता है? हमें लवण प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें जो मिलता है हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहली बात क्या कहा कि जब कभी भी कोई भी धातु किसके साथ अपक्रिया करेगी? अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी। जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी, देखिए धातु जब अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो ये दोनों मिलने के बाद क्या बनते हैं? लवण बनाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस निकलती है, याद रख लेना, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब कोई भी धातु किसी भी अम्ल के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl के साथ हम मिला देते हैं जिंक के, किसको? जिंक को, तो क्या बनेगा? देखिए तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस क्या निकलेगा बाबू? H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बाबू एक बात ये आप लोग ये मत कंफ्यूज होइए कि सर जी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, तो कंकाली समीकरण है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। लीजिए मैं बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 2, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है तो जिंक 1 है। आई होप क्लियर है। मेरे कहने का तात्पर्य है, भावनाओं को समझो, क्या कि सिर्फ मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि कभी भी अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। एक बारी अब हम बात करते हैं दूसरी, क्षारक के साथ अपक्रिया। अगर हम एक क्षार ले लें, और क्षार की अपक्रिया किसी अम्ल के साथ, किसी धातु के साथ करा दें, धातु के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? तब भी हमें लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा। और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस, ये जरूर याद रखना, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। सिंपल है। दोनों में क्या कर रहे थे? चाहे अम्ल की अपक्रिया कराओ, चाहे हम क्षारक की अपक्रिया धातुओं के साथ कराएं, निकलना क्या है? निकलना हाइड्रोजन ही है और बनेगा लवण। इंपॉर्टेंट है, जरूर कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा पहचान क्या है? कोई कहे पहचान बताओ। अगर मैं आपको यहां पर लिख दूं कि HCl, ठीक है, और एक ले लेता हूं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से अम्ल कौन सा है और एसिड कौन सा है, और अम्ल कौन सा है और क्षारक कौन सा है? देखिए बाबू यहां पर ये जो H है ये धनायन है बना रहा है, इसलिए क्या है? ये अम्ल है। और यहां पर जो OH है वो निगेटिव है, इसलिए ये क्या है? ये हमारा क्षार है। जरूर ध्यान रखिए, जब किसी भी नाम को लिखते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, तो देखिए ये पहले जो लिखा जाता है वो धनायन लिखा जाता है और आखिरी में ऋणायन लिखा जाता है। इसको भी पढ़ेंगे, इसके आगे वाले चैप्टर में ये धनायन ऋणायन क्या कैसे होगा सब पढ़ेंगे। इजी, बिल्कुल आराम से समझिए। लेकिन अभी क्या समझिए, जो पहले क्या लिखा गया है, हमारा लिखा जाता है निगेटिव बाद में और पहले पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और तथा इसके साथ में एक ले लेता हूं जिंक, इसी के साथ भी जिंक ले लेता हूं, तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा बाबू जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। क्या बनाया इसने? सोडियम जिंकेट बनाया। और साथ ही साथ में क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकालेगा बाबू? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और इसको कंकाली है, बिल्कुल कर लिया मैंने बैलेंस से।
कोई दिक्कत? आई होप क्लियर है। इसको नोट करो एक बारी, फिर हम इसके आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पॉप टेस्ट बताइए। पॉप टेस्ट क्या है, एक बार से समझते हैं पॉप टेस्ट क्या है। क्या लीजिए, आप एक परख नली लीजिए, इस परख नली में आप कास्टिक सोडा डाल दीजिए, या पहले पानी डाल दीजिए। हमने क्या किया, इसके अंदर पानी H2O मिलाया। क्या मिलाया? H2O मिलाया क्या? H2O रख लिया हमने जल, और इसके अंदर मैंने डाल दिया कास्टिक सोडा। क्या डाल दिया इसके अंदर? कास्टिक सोडा डाल दिया और मिला दिया। और मिलाने के बाद बाबू इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं एल्युमिनियम की छोटे छोटे कॉइल। एल्युमिनियम के छोटे छोटे कॉइल डाल रहा हूं इसके अंदर, एल्युमिनियम के छोटे छोटे कॉइल इसके अंदर डाल रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़े डाल रहा हूं। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब ये एल्युमिनियम इसके साथ रिएक्ट करेगी, जब ये एल्युमिनियम किसके, कास्टिक सोडा तथा जल के विलयन को आपस में मिलेगी, अब क्रिया करेगी, तो एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। आपको सर समझ नहीं आया? समझ कैसे नहीं आया कि बाबू ये है आपका क्षारक। क्या है? क्षारक, या हम कह सकते हैं क्षार। क्या है? क्षार, क्योंकि यह वह क्षारक है जल में मिल रहा है, कास्टिक सोडा आराम से मिल रहा है ना, तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। ये क्षार है, किसके साथ है? जल के साथ है, मिल रहा है। और ऊपर से हम क्या मिला रहे हैं? कोई धातु मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? धातु। जब ये धातु किसी भी क्षारक के साथ मिलता है, अभी मैंने रिएक्शन कराई, जब कोई भी क्षार किसी भी धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसके अंदर क्या बनना है? इसके अंदर तो लवण बन रहा है, लेकिन गैस कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन। अब आप हमसे ये कहोगे हम माने कैसे कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है? तो बबुआ इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक मोमबत्ती, जिंदा मोमबत्ती जलाओ। हमने क्या किया, एक मोमबत्ती ली, जलाई और इसके पास में लाए, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, पॉप पॉप का साउंड सुनाई देगा, पट से ऐसा करके साउंड सुनाई देगा। तो ये पॉप साउंड, यही टेस्ट कहलाता है पॉप टेस्ट। हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की उपस्थिति को जानने के लिए, जांचने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। कौन सा? पॉप टेस्ट। आप किसी भी आप कोई भी एग्जामर पूछे तो ऐसे चित्र बनाओ, इसके बारे में लिख दो, बताओ। कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, सिंपल बात है। अगर आपको चाहिए लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं तुरंत। तो पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, किससे? हाइड्रोजन गैस से निहित भरी परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है, दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं पॉप टेस्ट। ठीक है ना? आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट तथा, देखिए धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कैसे होगी? देखिए धातु बाइकार्बोनेट, पहले हम बात करते हैं अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। देखिए क्या बनेगा। अम्ल के साथ देखिए कार्बोनेट, जब कहीं पे भी आपको CO3 नजर आ जाए, मान लीजिए कोई भी धातु के पीछे अगर CO3 नजर आ जाए तो ये कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट,
जैसे हम कह सकते हैं कैल्शियम और CO3 लगाओ तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे पढ़ेंगे कार्बोनेट, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अब क्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की क्रिया करवा रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, जब हम डेड मार्कर लेते हैं, जब हम अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं, जब हम अम्ल की अपक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें बाबू उस कंडीशन में हमें लवण प्राप्त होगा। और बाबू इसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल का निर्माण होगा। काय का, जल का निर्माण होगा। ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किसके साथ, जब धातु बाई कार्बोनेट की अपक्रिया अम्ल के साथ करेंगे तो अम्ल और धातु कार्बोनेट मिलकर लवण का निर्माण कराएंगे और साथ ही साथ दो गैसें निकलेंगी, दोनों, एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल बनेगा, जल का निर्माण होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं HCl प्लस कोई कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं हम, Na2CO3। हमने क्या लिया, एक अम्ल ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक तो अम्ल ले लिया, एसिड ले लिया HCl, और दूसरा ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु कार्बोनेट ले लिया। जब हम अपक्रिया कराएंगे तो हमें पहले क्या मिलना चाहिए, लवण मिलना चाहिए। तो लवण क्या है, इसका लवण होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, नमक NaCl। क्या मिल गया हमें, NaCl मिल गया, और क्या निकलेगा, और बाबू इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ ही साथ क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा, H2O। ये अभी आपको पता है कौन सा समीकरण है, ये कंकाली समीकरण है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो दो इधर लगा दो, दो इधर लगा दो, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत। हाँ, कभी भी, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूं, कभी भी हम कोई भी अपक्रिया लिखते हैं तो उसकी फिजिकल चीजों को जरूर लिखते हैं, जैसे कि भौतिक राशियों को लिखते हैं, जैसे कैसी कैसी इसकी स्थिति है, तो ये गैस है, ठीक है ना, प्लस जल है H2O, तो ये कैसा है, लिक्विड है, इसको लिखना जरूर रखना याद। और ये कैसा है, एक्वस है, प्लस AQ यानी जलीय विलयन है। मैं रेड पेन से दर्शाता हूं, सॉरी AQ, ठीक है, AQ। अब HCl हमारा क्या है, ये तो आपको पता ही है, और ये क्या है, सोडियम, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्षारक के साथ क्रिया कराओ। तो बाबू धातु कार्बोनेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि धातु कार्बोनेट कभी भी किसके साथ क्रिया नहीं करेगी, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अपक्रिया नहीं करेगी, कोई अपक्रिया नहीं होगी। किसके साथ, क्षार के साथ, यानी क्षारक के साथ। अगर हम यहाँ पे क्षार ले लेते, अम्ल की जगह अगर हम क्षार ले लेते तो कोई अपक्रिया नहीं होती। ध्यान रखना, किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ क्षार लगा मिला दोगे तो कोई अपक्रिया नहीं होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं धातु बाई कार्बोनेट का, जैसे कि ये ले लेते हैं HCl प्लस सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। हमने ले लिया क्या, HCl और सोडियम बाई कार्बोनेट। तो क्या बनेगा आपको पता है, NaCl ही बनेगा, NaCl बनेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। और आप आराम से इनकी लिख लेना क्या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, कैसे गैसीय है, अम्लीय है, सारा कुछ। आई होप क्लियर है। इसे एक बारी बाबू, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि चूने के पानी का टेस्ट
क्या करें, आप एक समय पर चूना लीजिए, चूने का पानी में मिला लीजिए चूने को, और एक बिलियन बना लीजिए और उसमें उत्पादन गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए और उसको मिलाइए। जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो एक हमें अभिक्षेप प्राप्त होता है। उससे कैसा अभिक्षेप होता है, बिल्कुल सफेद अभिक्षेप, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकलेगा, जल निकलता है। ठीक है, ऐसी इसको समझते हैं, उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के साथ, किसके साथ, चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। पानी कैसा हो जाता है, पानी दूधिया हमें प्राप्त होगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, एक बार इसे रेज करते हैं। बाबू, आपके बोर्ड के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए अम्ल को जल में मिलाते हैं या जल को अम्ल में मिलाते हैं। ये बड़ा एक घुमावदार क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए समझिए, हम दो कंटेनर ले रहे हैं, हमने दो कंटेनर ले लिए। इन कंटेनर में हमने क्या किया, एक में भर दिया एसिड और एक में भर दिया मैंने वाटर, दिया हमने एसिड और एक में भर दिया वाटर। बाबू, अगर हम एसिड के अंदर वाटर मिलाएंगे, अगर एसिड के अंदर हम वाटर यानी H2O मिलाएंगे तो ये क्रिया सही है, या फिर हम वाटर में एसिड मिलाएंगे सही है? बताओ कौन सी क्रिया सही है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए बाबू कि यदि हम एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं तो एसिड पानी में एसिड देखो, एसिड में जैसे ही पानी जाएगा तो सारा एसिड एकदम खोल के आपके ऊपर आ सकता है, आपको क्षति पहुंच सकती है, हो सकता है आपकी आंखें वगैरह खराब हो जाएं। तो कभी भी हम जल को एसिड के अंदर नहीं मिलाते। मतलब ये अब क्रिया जो है ये क्रिया गलत है। करते क्या है, हम हमेशा एसिड को पानी के अंदर मिलाते हैं, एसिड को धीरे धीरे करके पानी के अंदर मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्रिया बहुत स्लोली होती है, तो हमें कोई भी क्षति नहीं होती। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझना है। अब ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसका पार्ट 2 में इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हम उसमें पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे और पीएच वैल्यू को समझेंगे और हर काफी पॉइंटों को हम आपको उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो और हाँ बच्चों, एक बात और, बच्चों वीडियो अच्छा लगा है, आपको किसी भी प्रकार से आपकी मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सहपाठी शेयर कीजिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग इसको तब तक एंजॉय कीजिए। इससे पहले वाला वीडियो देखिए, बायोलॉजी की भी वीडियो पड़े हैं उनको भी देखिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। नमस्कार, जय हिंद।